रात भर बेबी रो रहा है, कुछ भी आप करो फिर भी वो शांत नहीं हो रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, हमेशा फिंगर्स माउथ में डाल रहा है। अगर ये सारे सिम्पटम्स आपको दिख रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपके जो बेबी हैं उनका टीथिंग फेज़ जो है वो आ गया है। बट इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। मैं अभी आपको ऐसे 7 प्रूवन मेथड्स बताऊँगा जो कि बेबी को इंस्टेंट रिलीफ भी देगा, और आपको साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि कौन से 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमारे 90% पेरेंट्स करते हैं, जो कि हमारे बेबी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में जो सीक्रेट टिप्स दिया गया है वो हमारे पीरियोडोंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर विद्या भूषण, और मैं समझ सकता हूँ कि टीथिंग फेज़ में कितना ज़्यादा वो चैलेंजिंग होता है न्यू पेरेंट्स के लिए। आज मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो कि एविडेंस बेस्ड टिप्स है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे इस टीथिंग फेज़ से आपको निकलने में। सबसे पहले समझते हैं कि टीथिंग जो होता है वो होता क्या है। नॉर्मली क्या है कि 5 से 12 महीने के बीच में बेबी को फर्स्ट टीथ आना शुरू हो जाता है। बट कुछ बच्चों में जैसे ये भी हो सकता है कि कुछ पहले से भी शुरू हो जाए। हो सकता है किसी में 4 मंथ, साढ़े 4 मंथ, 5 मंथ से भी शुरू हो सकता है। जब टीथ जो है गम्स को ब्रेक करते हैं तो बेबी को पेन और डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। गम्स भी स्वेल हो जाते हैं, रेड भी हो जाते हैं, और बच्चा जो है बेबी बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है चीज़ों से। अब देखिए क्या है, टीथिंग के क्लियर सिम्पटम्स को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेबी कॉन्स्टेंटली अगर च्यू करता रहता है सब कुछ, चाहे कुछ भी आप उसके हाथ में दो, टॉयज़ हो, फिंगर्स हो, इवन आपका जो शोल्डर है वो भी, ये सारा चीज़ अगर वो हमेशा चबाने की कोशिश करता है तो ये है। फिर ड्रूलिंग भी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है ड्रामेटिकली। फिर स्लीप पैटर्न जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है बहुत सारे बच्चों में, लाइक रात में फ्रीक्वेंटली उठ जाया करेगा बच्चा। फिर एपेटाइट भी कम हो जाएगी, भूख कम लगेगी बच्चे को, क्योंकि उसको जो है च्यूइंग के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है। समटाइम्स हो सकता है कुछ एक माइल्ड फीवर भी हो सकता है, लूज़ मोशंस भी हो सकता है, फिर रनिंग नोज़ भी जो होता है वो भी हो सकता है। बट हाँ, एक चीज़ है, हर एक पेरेंट्स को एक ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि 101 डिग्री से ज़्यादा जो है अगर पर्सिस्टेंट फीवर हो या फिर वोमिटिंग हो रहा हो या सीवियर डायरिया है, तो ये नॉर्मल टीथिंग सिम्पटम्स नहीं है। इमीडिएटली आपको पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि इससे कोई और अंडरलाइंग इन्फेक्शन भी है बेबी को, जो आपको सस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब आते हैं हम लोग रिलीफ मेथड्स पे, और ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब सबसे पहला जो मेथड है वो है टीथिंग रिंग। टीथिंग रिंग जो है उसको आप रेफ्रिजरेटर में चिल कर दें। टीथिंग रिंग को फ्रीज़र में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जो अगर ये ठंडा है तो वो हार्मफुल भी हो सकता है डेलिकेट गम्स के लिए। फिर सिलिकॉन और बीपीए फ्री प्लास्टिक वाले ही यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि वुडन रिंग्स में कभी वो उसको आप थोड़ा-सा अवॉइड करें, हो सकता है कभी-कभी थोड़ी बहुत उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर सेकंड सुपर इफेक्टिव मेथड ये है कि आपको कोल्ड फूड थेरेपी देना चाहिए। अगर बेबी जो है 6 मंथ से ऊपर है और सॉलिड स्टार्ट कर चुका है, सॉलिड खाना स्टार्ट कर चुका है, तो थोड़ा-सा चिल्ड फ्रूट दे सकते हैं। बनाना स्लाइसेस फ्रिज में थोड़ा-सा चिल करके दे सकते हैं। कुकुम्बर को स्टिक्स के टाइप काट के आप फ्रिज में रख के फिर दे सकते हैं। फिर फ्रोज़न ब्रेस्ट मिल्क जो है, पॉप्सिकल्स भी बना सकते हैं स्पेशल मोल्ड में। ये जो है नेचुरल नमिंग इफ़ेक्ट कर देगा गम्स को। फिर गम्स मसाज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्लीन हैंड से आप मतलब उस जगह को, गम्स को आप जेंटली बेबी के गम्स को मसाज करिए, सर्कुलर मोशन में धीरे-धीरे। हल्का ही उसमें प्रेशर लगाएँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली उसको नहीं करना है। तो इससे क्या है कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा इम्प्रूव करेगा और पेन रिलीफ भी देगा ये। फिर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है टीथिंग फेज़ में, क्योंकि बेबी को क्या है कि वो जो भी माउथ में डाल रहा है, कुछ भी लेता है, वो बच्चा मुँह में डाल लेता है, तो वो क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप बच्चों के लिए आप टीथिंग टॉय भी दे रहे हैं, तो उसको रेगुलरली क्लीन करें। स्पेशली अगर वो मान लीजिए क्या कि फ्लोर पे गिर गए हो, तो उसको क्लीन करके देना ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी के हैंड्स को भी हमेशा फ्रीक्वेंटली कुछ-कुछ टाइम पे साफ करते रहें, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली माउथ में भी जा रहे हैं। नाउ वी कम्स टू द डेंजरस मिस्टेक्स जो कि हमारे पेरेंट्स कॉमनली करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक्स नंबर 1 अगर हम देखें तो ग्राइप वाटर।
जैसे आजकल बहुत सारे लोग होता है कि होते हैं क्या कि ग्राइप वाटर जो कि या अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। देखिए ये क्या है कि ये थोड़े से आउटडेटेड मेथड्स हैं और बेबी के लिए ये हार्मफुल हो सकते हैं। आज के जैसे जो भी मॉडर्न पेडियाट्रिशियन हैं, वो इसको यूजुअली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। उनको कहते हैं क्या कि अगर ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं देना चाहिए। फिर मिस्टेक्स नंबर 2, ओवर द काउंटर बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि नमिंग जेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी बिना किसी कंसल्टेशन के या किन्हीं डॉक्टर से बिना पूछे, बिना बेंजोकेन वाले जो भी जेल्स हैं स्पेशली डेंजरस हैं बेबी के लिए। फिर एफडीए ने वार्निंग इशू की है, अगर जेल यूज़ करना है तो सबसे पहले अपने पेडियाट्रिशियन से कंफर्म करें, उनसे जाके मिलें, उनसे पूछें कि ये यूज़ करना है, क्या ये अच्छा है या फिर यूज़ कर सकते हैं, तभी आप यूज़ करें। फिर मिस्टेक्स नंबर 3, इम्प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग टीदिंग। जिस टाइम बेबी को टीदिंग हो रहा है, जब बेबी ऑलरेडी डिस्कम्फर्ट में है, तो हैवी फूड या कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन अवॉइड करें। डेयरी के साथ जो है जैसे साइट्रस मिक्स कर देते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो है ये सब बिल्कुल अवॉइड करें। सिंपल जो भी है, ईज़ी टू डाइजेस्ट फूड्स हैं, सिर्फ आप वही दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर डाइट की बात करते हैं, तो टीदिंग फेज़ में न्यूट्रिशन और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है कि जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं लाइक योगर्ट, चीज़, अगर डेयरी इंटॉलरेंस नहीं है तो ये ध्यान देना है कि डेयरी इंटॉलरेंस बच्चे को नहीं है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैश करके दे सकते हैं। विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टूथ डेवलपमेंट के लिए। फिर क्या है कि सॉफ्ट फूड्स प्रेफ़र करें, हमेशा मैश्ड बनाना जैसे बॉइल्ड पोटैटो या फिर खिचड़ी या फिर दाल का पानी, ये सारी चीज़ें दें। फिर आप इस दौरान जो है हार्ड फूड वगैरह को अवॉइड करें, स्टिकी फूड्स और हाई शुगर कंटेंट वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करें। फिर रूम टेम्परेचर या स्लाइटली कूल टेम्परेचर पे खाना दें। हॉट फूड से जो है गम में थोड़ा-सा और इरिटेशन बढ़ सकता है। फिर क्या है कि आपको रूटीन मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जो ये टीथिंग फेज़ होता है, इसमें बेबी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। बट आपको ट्राई ये करना है कि हमेशा जो है कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन जो होता है बच्चे का, वो मेंटेन करने का। सूदिंग एक्टिविटीज़ लाइक जेंटल रॉकिंग, सॉफ्ट म्यूज़िक, डिम लाइट, ये सारा आपको हेल्प करता है कि बच्चे को सुलाने में आराम से बिना किसी दिक्कत के। फिर बेबी मसाज भी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ओवरऑल रिलैक्सेशन के लिए। कोकोनट ऑयल या बेबी ऑयल से जेंटल मसाज करें, स्पेशली जो है बच्चे के लेग्स पे और बैक पे। ये जो है बच्चे के स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और बेटर स्लीप प्रमोट करता है। फिर कुछ नेचुरल रेमेडीज़ भी सेफ़ हैं, जैसे कि कैमोमाइल टी थोड़ा-सा कूल करके कॉटन बॉल से गम पे जेंटली रब कर सकते हैं उस जगह पे, मसूड़े पे। बट हाँ, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में करना है और पहले आपको पीडियाट्रिशियन से ये कन्फर्म कर लेना है कि यूज़ कर सकते हैं या नहीं। टर्मरिक पेस्ट जो होता है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बट बेबीज़ में यूज़ करने से पहले आपको हमेशा डॉक्टर से पूछना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए एक और चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि सारे बेबीज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसी में टीथिंग जो होता है वो 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, कुछ लोगों में वीक्स तक भी चल सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट केयर भी देना पड़ेगा बच्चे को। और अब बात करते हैं व्हेन टू कॉल अ डॉक्टर। अगर बेबी 3 दिन से खाना बिल्कुल नहीं खा रहा, हाई फ़ीवर है या फिर एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी है, जो कि यूजुअल टीथिंग से बियॉन्ड लगती हो, सपोज़ रैशेज़ आ रहे हैं या फिर कोई अनयूजुअल बिहेवियर आप अगर इस दौरान नोटिस कर रहे हैं बच्चे में, तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए डॉक्टर से। और फिर पेरेंट्स आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये जो टीथिंग फेज़ है ये टेम्परेरी है, ये नेचुरल प्रोसेस है और हर बेबी को इसके थ्रू जाना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना और प्रॉपर केयर करना और इस फेज़ से जो है आपको स्मूथली गुज़र जाना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक बटन प्रेस करें और डेफ़िनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा रेगुलरली पेरेंटिंग और बेबी केयर के वीडियोस लाता रहूँगा। और भी हमारे चैनल में बहुत सारे चीज़ है दिए हुए जो कि आप देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ आप क्वेरी करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और भी अगर आपको इसके अलावा कुछ और इफ़ेक्टिव मेथड लग रहा है या फिर किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। स्पेशली जो अभी-अभी नए पेरेंट्स बने हैं उनके साथ दें, उनको उनके साथ शेयर करें, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।